Students, today we'll discuss the topic preparation of colloidal solutions. Beta, this is the second lecture of colloidal solutions. In the previous lecture, we have discussed what are the main types of colloidal solutions on the basis of various means. हमने types को study किया था, just like we have studied कि macromolecular colloids क्या होते हैं, then multimoleculars, then lyophilic, then lyophobic. Then we have you can say divide them on the basis of their physical state of dispersed phase and dispersion medium. तो हमने बेसिकली क्या किया था लास्ट टाइम पे, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफाइन किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. टुडे आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक को विल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट यू नो कि कोलाइडल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस इन व्हिच द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज 1 to 1000 नैनोमीटर. बेटा इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, ठीक है. अब हम जब ये प्रिपरेशन करेंगे, व्हेन वी विल डू द प्रिपरेशंस, जो हमारे मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, हम इनको वी विल डिवाइड देम इनटू टू मेन टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज जस्ट सी आउट कंडेंसेशन मेथड्स. कंडेंसेशन मेथड्स. सेकंड बेटा वी विल डू डिस्पर्जन मेथड्स. कंडेंसेशन मेथड बेसिकली हम तब अप्लाई करते हैं व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर. अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो आई थिंक बेटा वो कोलाइडल रेंज में तो आएगा नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को कंडेंस करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा. सो ऑल सच मेथड्स आर सेड टू बी द कंडेंसेशन मेथड इन व्हिच द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर एंड वी हैव टू condense them to the range of 1 to 1000 nanometer. Clear to all of you? अब आते हैं सेकंड, विल शिफ्ट टू डिस्पर्जन मेथड्स. डिस्पर्जन मेथड बेसिकली होता है बेटा व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर. अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है देन ऑब्वियसली हमें पार्टिकल के साइज को कम करना पड़ेगा. टू डिक्रीज द साइज, दिस इज सेड टू बी द डिस्पर्जन मेथड. सो प्रॉपर्ली डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे पार्टिकल्स को कंडेंस करना है बिकॉज उनका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्पर्स द पार्टिकल्स बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर. देयरफॉर वी हैव टू डिस्पर्स the particles so that they came in the range of 1 to 1000 नैनोमीटर. तो बेसिकली आई थिंक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है. अब हम इनके टाइप्स को स्टडी करते हैं, हाउ कैन वी परफॉर्म कंडेंसेशन मेथड्स को. बेटा फर्दर वी विल डिवाइड इनटू टू टाइप्स. Number 1 chemical methods, second physical methods. Chemical method में बेटा we will take the help of particular chemical reaction. Chemical reaction से भी आप particles को इकट्ठा कर सकते हो. So हम जो use करेंगे, we will use oxidation, we will use reduction, we will use double decomposition and hydrolysis. By these 4 chemical methods we can prepare the colloids. Physical method में हम कोई chemical reaction नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर फिजिकल प्रोसेस होगा. फिजिकल प्रोसेस आपको पता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती. तो फिजिकल मेथड्स में हमारे पास क्या क्या है, वी विल यूज नंबर 1 एक्सेसिव कूलिंग, number 2 exchange of solvent, number 3 change in physical state. So basically ये 3 मेथड हम स्टडी करेंगे. जैसा कि नेम इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंडा करना है. डिटेल तो हम बाद में स्टडी करेंगे जब टाइप्स करेंगे. यहाँ पे सॉल्वेंट को एक्सचेंज करेंगे,
यहाँ पे फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे। बट एक लेआउट वी आर हैविंग द क्लियर कि कंडेंसेशन मेथड में टोटली हमें 4 + 3 6 मेथड को स्टडी करना है। फर्स्ट 4 मेथड्स आर केमिकल मेथड्स, नेक्स्ट 3 मेथड्स आर फिजिकल मेथड्स। नाउ डिस्पर्जन बेटा हम नॉर्मली विल डू विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल डिस्पर्जन, second is electrical dispersion, and third one is peptidization. So mechanical dispersion में with the help of mechanical force हम particles के size को reduce करेंगे. Here electrical dispersion we will use electrical energy to disperse the particles. और peptidization एक process है जिसमें repulsions की help ली जाएगी. ड्यू टू रिपल्शंस आपको पता है कि पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने पर भी उनका साइज क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ बेसिकली हम किसकी हेल्प लेंगे, कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो अब इन मेथड्स को वी विल डू वन बाय वन इन डिटेल। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड दैट इज कंडेंसेशन मेथड्स। सो कंडेंसेशन मेथड बेटा आई हैव टोल्ड यू कि दीज मेथड्स आर बेसिकली for the particles having the size less than 1 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो हम इन मेथड्स को यूज करते हैं। तो इसमें आपके दो मेथड्स हैं, फिजिकल और केमिकल। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द केमिकल मेथड्स। इन केमिकल मेथड आपको मैंने बताया था वी विल टेक द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, विल टेक द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। सो द फर्स्ट आई विल डू दैट इज ऑक्सीडेशन मेथड। बेटा इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड का मतलब क्या है कि आपका जो कोलाइडल पार्टिकल बनेगा वो ऑक्सीडेशन से बनेगा। व्हेन आई डू रिडक्शन मेथड तो वो किस चीज से बनेगा, रिडक्शन से। इन चीज को ध्यान रखना है। तो ऑक्सीडेशन मेथड में आई विल राइट द कोलाइडल पार्टिकल इज प्रिपेयर्ड by oxidation. And oxidation, you know, there are two meanings. Either there is a loss of electron or increase in oxidation state. ये हम चेक करेंगे साइड बाय साइड। So I'll start with the first example, H2S plus Br2 giving you twice HBr plus S. इसमें बेटा यहाँ पर देखिए वी हैव प्रिपेयर्ड, ये हमने सल्फर सोल को प्रिपेयर किया है। किसको प्रिपेयर किया है, सल्फर सोल, बाय द रिएक्शन ऑफ H2S and Br2। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0। रिमेंबर इन द रेडॉक्स रिएक्शन इन द 11th क्लास हमने किया था कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट 0 है। अब यहाँ पे सल्फर की जो स्टेट है वो है -2। तो -2 से 0 के बीच में कौन सा प्रोसेस हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सेट टू बी द ऑक्सीडेशन। तो जो सल्फर सोल बेटा यहाँ पे बना है वो किस तरीके से बना है, इट इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन, देयरफॉर हमने इसको क्या कहा, ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पार्टिकल्स इकट्ठे कैसे हुए, हाउ दे आर कंडेंस्ड। यहाँ पर जो आपका सल्फर है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है H2S, क्लियर, और एक मॉलिक्यूल में एक एटम है सल्फर का, और वो भी किससे बॉन्डेड है, H2S से। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H2S, ये इस तरह से, क्लियर। तो क्या सल्फर का पार्टिकल यहाँ पे फ्री है, नहीं है। जब एटम्स फ्री होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कंडेंस होते हैं। तो कंडेंस होने की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आपको अपने पार्टिकल्स को फ्री करना पड़ेगा। तो हमने एक रिएक्शन से क्या किया बेटा, H2S को कन्वर्ट किया सल्फर में, ठीक है। तो सल्फर के एटम्स होंगे सारे ऐसे, ऑल दीज आर द एटम्स ऑफ सल्फर। तो ये सारे के सारे एटम्स आपस में क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, और दे कम इन द कोलाइडल रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। तो सबसे बड़ी बात, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर रिएक्शन का क्या हेल्प है यहाँ पे। रिएक्शन ने सिर्फ क्या किया बेटा, सल्फर को कंपाउंड से अलग किया, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। जब ये सल्फर के एटम्स अकेले हो गए तो ये आपस में क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे।
यहाँ पर ये सल्फर अकेला नहीं है, ये कंडेंसेशन नहीं कर सकता, इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है और हम मॉलिक्यूल का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, हम किसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, सल्फर का। तो इन सभी मेथड्स में आप जिनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओगे आपको उन सबको एक पर्टिकुलर रिएक्शन से अलग करना है। जैसे ही वो अलग हो जाएंगे ऑटोमेटिकली वो कंडेंस हो जाएंगे। बाई चांस समटाइम कंडेंस नहीं हो पाते तो हम टेम्परेचर की हेल्प लेते हैं, बट इन 99.9% ऑफ द केस वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, आपने रिएक्शन से सिर्फ सल्फर पार्टिकल्स को इकट्ठा किया, सेपरेट कर दिया, फिर इकट्ठे हो गए वो। ऑन कंबाइनिंग उन्होंने अपने आप क्या करा, अपने पार्टिकल्स को इकट्ठा किया, क्लियर। और इकट्ठा होने के बाद उनका साइज क्या आ गया, 1 से 1000 नैनोमीटर। अब यहाँ देखो जो एक सल्फर एटम है उसका जो साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, बट जब ये पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, कंडेंस हो गए, देन ये जो पूरा एक बना ये किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया चित्र की व्हाट इज द बेसिस ऑफ द। अब मैं 2-3 रिएक्शंस और आपको बताऊंगा सो दैट आपको क्लियर हो और कैसे कैसे बना सकते हैं। सो द सेकंड रिएक्शन वी विल यूज, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि आपको प्रोसेस क्लियर हो चुका है। सो फर्स्ट हमने क्या यूज किया था, वी हैव यूज्ड H2S प्लस Br2 बेटा, दिस विल गिव्स अस, क्या मिला था हमको, H और Br ट्वाइस HBr प्लस कौन सा सोल बनाया था, सल्फर सोल। वी आर हैविंग वन मोर एग्जांपल, हम Br2 की जगह वी कैन यूज SO2। इसमें क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे अब रिएक्शन को ध्यान से लर्न करने का मेथड भी देखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ गए थे, सल्फर सेपरेट हो गया था। यहाँ पे कौन कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो व्हाट दे विल फॉर्म, H2O, वाटर बनाएंगे और फिर आपका क्या सेपरेट हो जाएगा बेटा, सल्फर। जब आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन बैलेंसिंग दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस H2। चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सल्फर 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी वही हुआ, देखो सल्फर किसके अंदर प्रेजेंट है, कंपाउंड के अंदर, सल्फर को सेपरेट किया और प्रोसेस कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन। वन मोर एग्जांपल वी विल स्टडी, हम इसकी जगह HNO3 भी यूज कर सकते हैं, HNO3 ऑल ऑफ यू नो नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रिक एसिड हमेशा जब भी आप उसको यूज करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड NO2, ये आपको लर्न करना है। वैसे भी इन द 11th क्लास में आपको बताया था नाइट्रिक एसिड का मीनिंग क्या होता है कि उसमें से NO2 एक पार्ट होता है और सेकंड पार्ट अलग हो जाता है जिसको बाद में वाटर में कन्वर्ट करते हैं। बट अभी आप कैसे लर्न करोगे, HNO3 को किस में कन्वर्ट करना है, वाटर एंड NO2, विच इज लेफ्ट, सल्फर इज लेफ्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब हम इसको बैलेंस करेंगे आई विल गेट ट्वाइस ऑफ NO2 हियर। बैलेंसिंग के साथ आप रिएक्शन को लर्न मत कीजिए, एक चीज मैं क्लियर करूंगा, बैलेंसिंग अपने आप ड्यूरिंग द एग्जाम कीजिए, वो आपको आती है अच्छी तरह, क्योंकि अगर बैलेंसिंग के साथ लर्न करोगे तो रिएक्शन को लर्न करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन बैलेंसिंग दिस विल बी 2 ट्वाइस HNO3 ट्वाइस H2। अब ये तीन प्रोसेस हैं, इन तीनों में हमने क्या प्रिपेयर किया, सल्फर, और इन सभी में आपने सल्फर को कंपाउंड से अलग किया, सेपरेट हो गया सल्फर, और जब सल्फर सेपरेट होगा उसके पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, एंड व्हेन दे विल कंडेंस दे विल ऑटोमेटिकली कम इन द कोलाइडल रेंज। नाउ सिंस आपका सल्फर ऑक्सीडेशन से बना है तो ऑक्सीडेशन के लिए जिन अलग कंपाउंड्स को आपने यूज किया है दीज आर सेड टू बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एम आई क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ऑक्सीडेशन। Now we will shift to the second method beta, that is said to be the reduction methods. Number 2. रिडक्शन मेथड में ऑब्वियसली जैसे ऑक्सीडेशन में क्या था बेटा, आपका जो कोलाइडल सोल था वो ऑक्सीडेशन से बना था। इन रिडक्शन मेथड द कोलाइडल सोल और कोलाइडल पार्टिकल इज फॉर्म्ड बाय colloidal particle is formed by reduction। और reduction आपको अच्छी तरह पता है, what is the meaning of reduction? Reduction is either gain of electron or decrease in oxidation number, this we have to remember now।
So just see, we'll do some reaction. So for this twice AuCl3, gold chloride. Au stands for gold chloride. It is made to react with thrice SnCl2. SnCl2 is tin chloride. तो SnCl2 क्या करेगा बेटा, ये क्लोरीन SnCl2 गेन करेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू SnCl4. क्लियर? तो सारी क्लोरीन गोल्ड से किसके पास जाएगी, SnCl2 के पास, इट कन्वर्ट इनटू SnCl4 और क्या बनेगा आपका Au, गोल्ड कोलाइडल सोल आपका रेडी होगा. जब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे देन दिस विल बी द बैलेंसिंग. क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं इसको बैलेंसिंग को. 3Sn बेटा यहाँ पे 3 आएगा, इसको करेक्ट कीजिए. तो यहाँ पर भी वही हुआ है. देखिए यहाँ पर गोल्ड की जो स्टेट है वो क्या है, +3, और यहाँ पर जो गोल्ड की स्टेट है दैट इज 0. तो बेटा +3 से जब 0 जाएगा, डिक्रीज हो गया, द प्रोसेस इज सेड टू बी द रिडक्शन. तो हमने यहाँ पर गोल्ड को किससे बनाया, रिडक्शन से. और वही बात, आपने गोल्ड को कंपाउंड से सेपरेट किया. जब एटम सेपरेट हो जाएंगे देन ऑब्वियसली दे विल कंडेंस. सो सेम वे वी विल यूज सम मोर रिएक्शंस. सो सेकंड रिएक्शन वी विल यूज ट्वाइस PtCl4, प्लेटिनम क्लोराइड. ठीक है ना, मेड टू रिएक्ट विद सेम SnCl2. सेम वही यूज करना है हमें SnCl2. अब SnCl2 क्या करेगा, यहां से क्लोरीन गेन करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा SnCl4 में. एंड व्हाट इज लेफ्ट, प्लेटिनम इज लेफ्ट. तो सेकंड में बेटा हमने क्या बनाया, प्लेटिनम का गोल्ड, प्लेटिनम का कोलाइडल सोल. सो वही चीज है, प्लेटिनम के पार्टिकल सेपरेट हुए, सेपरेट होकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कंडेंस. जब आप इनको बैलेंस करोगे यू विल गेट ट्वाइस, यू विल गेट 4 एंड यू विल गेट ट्वाइस एंड 4. बैलेंसिंग मैं फिर से कहूंगा, आप ड्यूरिंग द एग्जाम ही कीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग के साथ लर्न करना मुश्किल है. लर्न कैसे कीजिए, gold chloride converted into gold with the help of SnCl2. Similarly, platinum chloride converted into platinum with the help of SnCl2. ये आपको ध्यान रखना है. We'll take one more example. AuCl3 plus, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया SnCl2, बेटा हम और कंपाउंड को भी यूज कर सकते हैं. So the next compound that I will use, बैलेंसिंग फिर से वही आपको लास्ट में करनी है, बट मैं साथ के साथ कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है. प्लस थ्राइस HCHO, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लस H2O थ्राइस. अब पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. बेटा यहाँ पे याद करो, ये CHO है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप, और 1 कार्बन एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, वी विल से इट एज फॉर्मएल्डिहाइड. ठीक है. अब इस एल्डिहाइड में देखिए एक चीज मैं और क्लियर करूंगा, यहाँ पे जो AuCl3 है या PtCl4 या AuCl, इनका क्या होगा, दे अंडरगो रिडक्शन. तो रिडक्शन के लिए जो कंपाउंड आप यूज करोगे, SnCl2, HCHO, दीज आर सेड टू बी द रिड्यूसिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का क्या होता है, विच इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन. इतना माइंड में क्लियर है. यहाँ पे रिडक्शन किसका करना है, AuCl3. उसके लिए हम जिस कंपाउंड को यूज करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन का एक मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो इस HCHO में अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, HCOOH. इसको थोड़ा राइट साइड में लिखते हैं. क्या बना बेटा, HCOOH. क्लियर हो गया अच्छी तरह. पहला पॉइंट, HCHO किसमें कन्वर्ट हो गया, HCOOH में. अब व्हाट इज लेफ्ट, हमें बनाना गोल्ड सोल है. ठीक है. तो HCHO, ध्यान से देखो बेटा, सिर्फ इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी यहां से जो ऑक्सीजन था वो इसके अंदर एंटर करेगा. अब मेरे पास बचा क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन. तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, HCl, 6HCl. अब फाइनली मेरे पास क्या बचा, गोल्ड, ट्वाइस AU. सो अगेन हमने क्या बनाया, गोल्ड को बनाया. ठीक है ना. यहाँ पर गोल्ड की स्टेट आपको पता है +3 है, यहाँ पे गोल्ड की स्टेट 0 है. तो अगेन वही +3 से जब 0 पे जाओगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज सेड टू बी द रिडक्शन. तो ये क्लियर हो गया बेटा आपको. फॉर्मल्डिहाइड से हमने लिया. सिमिलरली आप और कंपाउंड की भी हेल्प ले सकते हो. फॉर एग्जांपल द लास्ट रिएक्शन इन दिस केस 4AuCl3 प्लस, अब हमें फिर से कंपाउंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, थ्राइस NH2NH2.
बेटा इस कंपाउंड का नेम नाम कीजिए, दिस इज हाइड्राजीन। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। तो हाइड्राजीन हमने लिया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से वही एक प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि आपको गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो हम पहले गोल्ड ही लिख देते हैं, 4 पार्टिकल्स गोल्ड, व्हाट यू हैव रिटन 4AU। अब व्हाट इज लेफ्ट, इसका क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, दे विल कंबाइन विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म थ्राइस N2 नाइट्रोजन बन गए। अब क्या बचा, AU हमारा निकल गया, दोनों नाइट्रोजन दे गेट कंबाइंड, व्हाट इज लेफ्ट H और Cl। तो H और Cl कंबाइन करके क्या बनाएंगे बेटा, दे विल फॉर्म 12HCl। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। बैलेंसिंग हमने कर दिया इसको, बैलेंसिंग में 4 3 12, ओके, नो इशू। तो ये सारे के सारे ऑल दीज प्रोसेसेस में आपने जो अपना कोलाइडल पार्टिकल बनाया, दैट इज गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड एंड गोल्ड, दे आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन रिएक्शंस। जिन कंपाउंड्स को यूज किया SnCl2 HCHO हाइड्राजीन, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। और लास्ट में वही जो पार्टिकल आपने बनाया, आपने उसको एलिमेंटल स्टेट में कन्वर्ट किया, एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट किया, और एटम्स आपस में क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। तो वही बात जो हमने वहां पे की थी। So this we have completed the second method, that is the reduction method of preparation of colloidal solutions. Third is beta hydrolysis. Third method is hydrolysis. Hydrolysis means beta interaction with water. एंड वाटर मीन्स ध्यान रखिए H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप अपना कोलाइडल पार्टिकल बनाओगे, जो भी आपको बनाना है, वो किस रिएक्शन से बनाओगे, हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। आई विल गिव यू द एग्जांपल, FeCl3 प्लस वाटर, क्लियर, हाइड्रोलिसिस, थ्राइस H2। नाउ अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज है बेटा, ऑक्सीजन स्टेट +3, Cl -1, और वाटर का मीन्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वाटर को हम क्या ट्रीट करके चलेंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाउ सी बेटा, ये जो Fe+3 है, ये किससे जुड़ेगा, OH नेगेटिव से। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी क्या बनना चाहिए, इसकी वैलेंसी +3 है, इसकी -1 है, FeOH थ्राइस। क्लियर, बचा क्या, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बेटा ये क्या बनाएंगे, HCl। जब आप इनको बैलेंस करोगे, ठीक है ना, देन व्हाट यू विल गेट 3H2O एंड 3HCl। तो ये बन गया हमारा कोलाइडल पार्टिकल। अब हमें कोलाइडल पार्टिकल कौन सा बनाना था, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया अच्छी तरह से। तो हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड को FeCl3 से बनाया, रिएक्शन कौन सी हुई, हाइड्रोलिसिस। और जब ये FeOH थ्राइस का जो एक पार्टिकल है, फिर से क्लियर करो, ये जो एक पार्टिकल है FeOH थ्राइस का, इसका साइज जो है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जब बेटा ये बहुत सारे ऐसे इकट्ठे होंगे, कंडेंस होंगे, तब जो ये साइज बनेगा, दिस कम्स आउट टू बी इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। तो वही चीज है, अकेला पार्टिकल नहीं कर सकता, हमने बनाया, कंडेंस हो गए, कंडेंस होने के बाद पर्टिकुलरली आपका काम हुआ। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज फोर्थ, डबल डिकम्पोजिशन। फोर्थ मेथड, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, आपने दो कंपाउंड लेने हैं और दोनों कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लियर, फॉर एग्जांपल AS2O3 arsenic oxide, second example that I will take is arsenic oxide plus H2S, thrice H2S। now listen what happens बेटा, आर्सेनिक पे जो चार्ज होगा +3, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर -2। अब ये दोनों कंपाउंड डिकम्पोज होंगे, तो डिकम्पोज होकर आपको क्या मिलेंगे, यू विल गेट द आयंस। यहाँ से आपको मिलेगा AS+3 आयन और O -2, वहां से क्या मिलेगा बेटा आपको, H पॉजिटिव आयन और S -2। तो अपोजिटली चार्ज आयन आप कंबाइन करेंगे,
आर्सेनिक किससे कंबाइन करेगा? सल्फर से। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी इसकी 3 है, इसकी -2, यू विल गेट AS2S3 arsenic sulfide, and hydrogen combined with oxygen according to valency you will get plus H2। तो देखिए दोनों के दोनों कंपाउंड, बोथ द कंपाउंड डिकम्पोज्ड, देयरफॉर हमने मेथड का नाम क्या लिखा है? डबल डिकम्पोजिशन। मींस द कोलाइडल पार्टिकल is prepared by the decomposition of two reactants। दोनों रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन से बनेगा। सो आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन। अब बैलेंसिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, तो करनी है आपको। सो ऑन बैलेंसिंग आई विल गेट 3H2S 3 2 and 3H2। सो यहाँ पर फिर से वही बेटा आपके आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स बने, कंडेंस होंगे एंड दे विल फॉर्म पर्टिकुलरली कोलाइडल पार्टिकल्स। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल मेथड्स। व्हिच मेथड्स? केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और मेन मेथड हमारा कौन सा चल रहा है बेटा? फिजिकल, दैट इज कंडेंसेशन मेथड। नाउ अब इसमें सेकंड कैटेगरी जो आती है दैट इज फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में हम किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प नहीं लेंगे, we will take the help of physical processes। so second is condensation में physical methods। in physical methods basically हमारे 3 methods होते हैं। फर्स्ट है excessive cooling। और ऑफ द मीनिंग ऑफ एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज्यादा ठंडा करना। तो हम इसमें करते क्या है? जस्ट सी आउट। देखिए पहले ऑन द विद हेल्प ऑफ डायग्राम समझिए। ये बेटा डिस्पर्जन मीडियम है, दिस इज DM डिस्पर्जन मीडियम। आपने इसमें ऐड करना है, ऐड डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे डिस्पर्स्ड फेज को, या वो पार्टिकल whose colloidal solution is to be made, जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन हमें बनाना है। Am I clear to all of you? तो वो पार्टिकल जैसे आपने ऐड किया, हम उस पार्टिकल को ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? वो पार्टिकल आपने ऐड किया इस तरीके से, ये चीज ना। जैसे आपने पार्टिकल को ऐड किया, देन यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करना है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? देखिए अब इस एक पार्टिकल का जो साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर ये एक पार्टिकल आपने डाला तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, बट जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और यू विल डू एक्सेसिव कूलिंग, देन व्हाट हैपेंस? सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डिस्पर्जन मीडियम बेटा एज इट इज है, कोई फर्क नहीं उस पर। अब ये पार्टिकल्स जो अलग अलग हैं, सेपरेटली इनका साइज कोलाइडल रेंज में नहीं है, बाय द एक्सेसिव कूलिंग ये पार्टिकल्स कंडेंस होंगे इस तरीके से। कंडेंस होने के बाद अब ये जो बना, इसका जो साइज है वो किस रेंज में आ गया बेटा? 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गया। क्लियर? और अब ये क्या बन गया? कोलाइडल पार्टिकल बन चुका है। तो ये क्या करेगा? इट विल नाउ डिस्पर्स इन द डिस्पर्जन मीडियम और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो मेन क्या चीज थी? जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल था उसको आपने ऐड किया डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है? डिस्पर्जन मीडियम में टेम्परेचर डिक्रीज होने से वो क्या हुए? कंडेंस हुए। कंडेंस होकर वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोलाइडल पार्टिकल में। और फिर क्या रेडी हो गया? हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, आई राइट, फिर इसका प्रोसेस ऊपर लिखेंगे। एग्जांपल इज कोलाइडल solution of ice in ether। तो यहां पर जो आपका डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है वो क्या है बेटा? आइस। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है आपका? ईथर। तो बेटा जब आप आइस को ईथर में डालोगे, व्हेन यू विल ऐड आइस टू द ईथर, ठीक है, तो टेक्निकली शुरू में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि जो आइस के एक वाटर मॉलिक्यूल का साइज है ड्यूरिंग द आइस फेज, किसमें? सॉलिड फेज में,
वो कोलाइडल रेंज में नहीं आता। फिर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, आइस के पार्टिकल्स इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद, कंडेंस होने के बाद उनका साइज किस रेंज में आया, कोलाइडल रेंज में आया, एंड फाइनली कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव कूलिंग, इन विच व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड dispersed phase into dispersion medium followed by excessive cooling। फिर क्या करना, बहुत ज्यादा कूलिंग करनी है, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल्स condensed and form colloidal particles। अब इसमें एक छोटा सा रीजन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नॉर्मली कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर टेम्परेचर डिक्रीज करने से इकट्ठे क्यों हुए पार्टिकल्स। तो सिंपल लॉजिक है बेटा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट डिक्रीज हो गया, और अगर मूवमेंट डिक्रीज होगा तो पार्टिकल दूर तो जाएंगे नहीं। देन व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल्स दे विल कम क्लोजर, पार्टिकल नजदीक आएंगे। नजदीक आने से क्या होगा बेटा, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दे कंडेंस्ड, वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाएंगे और प्रोसेस क्या होगा, कंडेंसेशन। तो ये डिटेल व्यू था कि पार्टिकल्स को मैं बार बार कह रहा हूं कि वो टेम्परेचर कम करने से ऐसा क्यों हुआ। देखो आपने जो केमिकल मेथड किए थे वहां तो आपने पार्टिकल्स को नजदीक ले आए थे आप, बट यहाँ पर पार्टिकल्स जो थे वो नजदीक नहीं आ रहे थे, तो हमने टेम्परेचर को कम किया। टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मूवमेंट कम हुआ। मूवमेंट कम होगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल दूर तो जाएंगे नहीं, वो नजदीक रहेंगे। नजदीक रहने से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, उनका कंडेंसेशन। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट मेथड, और एग्जांपल जरूर याद करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन ईथर। ठीक है, ईथर में आइस डालिए, टेम्परेचर को कम कीजिए, पार्टिकल्स कंडेंस होंगे एंड यू विल गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ बेटा सेकंड मेथड, second method in this is by the exchange of solvent। second, exchange of solvent। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सेकंड मेथड एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इसमें जो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमें जो है कोलाइडल सॉल्यूशन सल्फर का बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर, ये हमें बनाना है। माय क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट आपको पता है कि सल्फर जो है वो वाटर से किसी भी तरह का इंटरेक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो क्या करें, हम क्या करेंगे, सल्फर को पहले डिसॉल्व करेंगे इथेनॉल में, क्योंकि सल्फर इथेनॉल में डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होकर वो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, सल्फर का सॉल्यूशन किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। और फाइनली हम क्या करेंगे, हम उसमें एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जिसके अंदर अब बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इस सॉल्यूशन को आपको डालना है किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर आपका डिस्पोजल मीडियम है, तो ऐड दिस इन द वाटर। तो जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे क्या होगा, जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां पे कंडेंस होंगे। कंडेंस क्यों होंगे, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बेटा जब आप यहाँ पे सल्फर सॉल्यूशन को ध्यान कीजिए, यहाँ पे डालोगे तो इथेनॉल और वाटर, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ दो चीजें फिर से समझा रहा हूँ। सल्फर सॉल्यूशन का मतलब आपके पास क्या क्या है, सल्फर प्लस इथेनॉल, और आपने इसको डाल दिया इसके अंदर, तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान कीजिए, मैं यहाँ क्लियरली लिख रहा हूं, आई विल राइट सल्फर प्लस इथेनॉल। तो इथेनॉल वाटर में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो एक तरह से जो इथेनॉल है वो सल्फर से क्या हो जाएगा, सेपरेट, प्लस का निशान हटा दिया मैंने। वाटर और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सल्फर इथेनॉल से सेपरेट हो जाएगा और सल्फर के पार्टिकल्स हो जाएंगे अलग, बिल्कुल एस। और फिर ये पार्टिकल्स ऑब्वियसली सेपरेट कर दिए हमने, तो सेपरेट होने से क्या होगा, अब मूवमेंट तो है नहीं इनका, तो ये कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे और डिस्पर्जन मीडियम हमारा रेडी है ही वहां पे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने ये जो सॉल्वेंट ऐड किया है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है अपने कोलाइडल पार्टिकल को उस कंपोनेंट से अलग करना जिसमें वो डिसॉल्व हुआ था। देयरफॉर दिस इज सेड टू बी द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे बनाए, फिर से देखिए, आपको कोलाइडल सॉल्ट बनाना है सल्फर का वाटर के अंदर। सल्फर डिसॉल्व किस में होता है, इथेनॉल में। तो पहले हम क्या करेंगे, सल्फर को इथेनॉल में डिसॉल्व करके सल्फर का सॉल्यूशन बनाएंगे इथेनॉल में, फिर उसको ऐड करेंगे वाटर में, ड्यू टू विच क्या होगा, सल्फर सेपरेट हो जाएगा। क्यों, जो इथेनॉल है वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सेपरेट हो गया तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसको फिजिकल मेथड क्यों कहा, क्योंकि अब तक हमने जो सल्फर बनाया था केमिकल रिएक्शन से अलग किया था, उसको ध्यान कीजिए। अब हम केमिकल रिएक्शन से अलग नहीं कर रहे, हम एक फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे सल्फर पार्टिकल्स, आपको पता है एक सल्फर पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में नहीं होता, तो ये सल्फर पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू होंगे और इकट्ठा होकर इनका जो साइज आ जाएगा वो किस रेंज में आएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स में, और फिर ये ऑटोमेटिकली जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसमें डिस्पर्स कर जाएंगे। वो बाद का मैटर है कि इथेनॉल को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। वन ऑफ द तरीका मैं आपको बता दूं, इथेनॉल वोलेटाइल होता है तो वैसे भी रिमूव हो जाएगा, बट हमें उस चीज में वर्कआउट नहीं करना है। हमारा जो लॉजिक था वो क्लियर हुआ। तो अब ये मेथड हमने किया क्या है, देखिए इस मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट solution of dispersed phase is made in a solvent in which it completely dissolves, जिसमें बेटा वो completely क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। then add this solution to the dispersion medium। किसमें डालना है, डिस्पर्जन मीडियम में डालना है। एंड फाइनली कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। सो मेथड समझ में आया आपको, 2 स्टेप्स हैं इसमें। पहले जिसमें डिसॉल्व हो रहा है उसमें आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, देन आपको उसको ऐड करना है उस डिस्पर्जन मीडियम में जिसमें आप उसको बनाना चाहते हो। उसका वर्क मैंने आपको बता दिया क्या है, वो आपको पहले वाले सॉल्वेंट से सेपरेट कर देगा, क्लियर। और फिर आपके पार्टिकल कंडेंस होंगे एंड दे विल फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ये हमारा बेटा सेकंड मेथड हुआ। नाउ द लास्ट मेथड इज थर्ड एंड द लास्ट, बाय द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मरकरी, सबने सुना हुआ है। मरकरी की स्टेट क्या होती है, सॉलिड। और अगर मुझे मरकरी का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है इन वाटर, वाटर की स्टेट है लिक्विड। आपको अच्छी तरह से पता है अगर मैं मरकरी को वाटर में डालूंगा तो आई थिंक कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि मरकरी जो है वो वाटर से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। बट अब मैं एक मेथड इसमें यूज कर सकता हूं, द मेथड दैट विल आई यूज, जस्ट सी आउट। ये बेटा वाटर लिया डिस्पर्जन मीडियम, इसको पहले से आपको रेडी करके रखना है। दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम वाटर, क्लियर। अब मरकरी सॉलिड स्टेट में तो इसमें डिस्पर्स हो नहीं सकता, तो हम मरकरी को सॉलिड से किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें लिक्विड स्टेट में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड। मरकरी को, सॉरी वाटर नहीं, मरकरी। तो मरकरी को किसमें कन्वर्ट किया, लिक्विड में। तो वो मरकरी का जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो लिक्विड ड्रॉपलेट आप इसमें डालोगे डिस्पर्जन मीडियम में, आ गया। और फिर वो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या मेन पार्ट किया हमने कि ये जो आपका मरकरी का पार्टिकल है इसको सॉलिड से हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब आप पार्टिकल को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी बहुत कम होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हल्का सा पार्टिकल का साइज वेरी करता है, पार्टिकल का साइज थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सॉलिड है ये वाटर से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है बट लिक्विड इंटरेक्शन करेगा।
इंटरेक्शन करेगा तो इसमें डिस्पर्स होगा, और जैसे ही आपने इसमें डाला इसको, ये कंडेंस होना शुरू होंगे, एंड व्हाट यू विल गेट दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मेन पार्ट आपको अपने डिस्पर्स पार्टिकल की स्टेट को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? उसकी स्टेट को चेंज करना है, और उसको किस में डाल देना है? इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेटा सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक मेथड और है, हम मरकरी के वेपर्स बनाते हैं, ठीक है। वेपर्स भी इजीली जब आप वाटर में डालोगे, देखिए क्या चीज है, वेपर्स को भी मैं ऐसे इंडिकेट करूंगा, जैसे ही आपने वेपर्स को वाटर में डाला, ठीक है, वेपर्स की स्टेट में होते हैं गैसेस, उनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्लियर, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो उनका क्या हो गया? कंडेंसेशन। और वही चीज सेम यहाँ पे है, कंडेंसेशन का मतलब अब ये पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? नजदीक आएंगे, और नजदीक आने के बाद इनका जो साइज है वो किस रेंज में आ गया? 1 से 1000 नैनोमीटर। तो ये मैंने बताया था हमें डायरेक्ट क्या करना है, पर ये प्रोसेस एक्चुअली 2 स्टेप में होता है। जो मरकरी वो सॉलिड से लिक्विड में इतनी जल्दी एक्सचेंज नहीं होता, आपको मरकरी के वेपर बनाने पड़ेंगे, वेपर्स को डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे, जब वो डिस्पर्सन मीडियम में जाएंगे तो वहां पर वो कंडेंस होंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, और आपको पता है कि जो वेपर है वो कंडेंस होकर किस स्टेट में जाते हैं? लिक्विड में इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होते ही क्या हो गया? वो किस रेंज में आ गए? कोलाइडल रेंज। तो प्रोसेस इनका शॉर्टकट सॉलिड टू लिक्विड है, बट ये 1 स्टेप नहीं है, आपको इसको वेपर में कन्वर्ट करना और वेपर को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही वेपर इसमें जाएंगे वो कंडेंस होंगे, और वो किस स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में। और कंडेंस का मतलब इकट्ठा, दैट वी आर डूइंग। तो इस प्रोसेस में व्हाट वी हैव टू डू, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। किसमें कन्वर्ट किया? वेपर फेज में। एंड देन add them in dispersion medium। वहां पर क्या होगा बेटा? These vapors gets condensed into liquid। किसमें कंडेंस होंगे? लिक्विड में कंडेंस होंगे, ठीक है ना, एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये जो कंडेंस पार्ट है यही हमारा मेन है। कंडेंस होंगे तो बेटा वो नजदीक आएंगे, नजदीक आकर जो उनका साइज है वो किस रेंज का आ जाएगा? 1 से 1000 नैनोमीटर। तो ये बेटा आज हमने क्या किया? दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में टाइप 1 था हमारा कंडेंसेशन मेथड। ये उन पार्टिकल्स के लिए होता है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो उनके साइज को बढ़ाकर हमें किस रेंज में लाना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर में। तो उसके लिए जो मेथड है, ऑल दीज आर कंडेंसेशन मेथड्स, और इसको हमने 2 पार्ट में स्टडी किया, फिजिकल और केमिकल। अगर आप केमिकल प्रोसेस की हेल्प लेते हो तो केमिकल मेथड्स हैं, आप फिजिकल प्रोसेस की हेल्प लेते हो तो फिजिकल मेथड्स हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द कंडेंसेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।